हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल 24/7 सीए जोन। तो आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट जिनका एग्ज़ाम होने वाला है बीकॉम वाले या बीबीए वाले के लिए। उनके लिए ये वीडियो है बेसिकली, जिसमें मैंने अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स और बिज़नेस मतलब तीनों को कंबाइन करके एक वीडियो बनाई है। तो मतलब आपको इसमें भी हेल्प मिलेगा थोड़ा। आप इसे देखकर अपना ही रिवाइज़ कर सकते हो एक बार। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको कई सारी चीज़ें जो है रिवाइज़ भी हो जाएंगी और कुछ कुछ चीज़ें जैसे आप मिस कर जाते हो तो वो भी आपको याद आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा है कि आरबीआई बैंक हैज़ सिलेक्टेड विच वन टू स्ट्रेंथन इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। ए अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, उसके बाद दिया है इन्फोसिस, सी IBM या डी TCS। तो किसे सिलेक्ट किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, यानी अमेज़ॉन वेब सर्विसेज को सिलेक्ट किया है आरबीआई ने। तो आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है दूसरा, जिसमें पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ और आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से कौन से हैं? ए एयरवेज बिल, या बी बैंक नोट, सी लेटर ऑफ क्रेडिट, या डी डिमांड ड्राफ्ट। तो इसमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी डिमांड ड्राफ्ट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय। जो कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सल बैंकिंग का वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट कराया गया था, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट हुआ था? तो इसमें ऑप्शंस है ए आबिद हुसैन कमिटी, बी RH खान कमिटी, या सी एस पद्मनाभन कमिटी, या डी YH मेलेगम कमिटी। तो किसके द्वारा जो ये इम्प्लीमेंट किया गया था इसमें ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी RH खान कमेटी। तो जो यूनिवर्सल बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट करा गया था? वो करा गया था RH खान कमेटी के द्वारा है। तो बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है इंडियाज़ टोटल फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स रिजर्व स्टैंड एट। तो इसमें ऑप्शंस हैं ए $616.895 बिलियंस, बी $611.75 बिलियन, और सी $230.00 बिलियन, या डी नन ऑफ दीज। तो इंडियाज़ जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो अभी करंट ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो होगा ए। पिछले वीक में इसमें डिक्लाइन भी हुआ है, पहले ज़्यादा था और अब कम हो गया है। तो 2.47 का डिक्लाइन हुआ है डॉलर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी $616.895 बिलियन इज़ द राइट आंसर। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। तो चेयरमैन कौन है 15th फाइनेंस कमीशन का? इसमें ऑप्शंस है ए डॉक्टर YV रेड्डी, बी अरविंद जोशी, सी नंद किशोर सिंह,
या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन इज सी, नंद किशोर सिंह। तो इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चेयरमैन कौन है 15th कमीशन फाइनेंस कमीशन के, वो आपका आंसर हो जाएगा सी, नंद किशोर सिंह। तो ऐसे आप याद रख सकते हो चीज़ें कि हाँ 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, नंद किशोर सिंह। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द आइटम्स इंक्लूड इन द होल सेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI बास्केट कौन कौन से होंगे उसमें, ए गुड्स, बी सर्विसेज, सी बोथ ए एंड बी दोनों ही, या डी नन ऑफ दीज। तो जो WPI है उसमें जो इंक्लूड होगा वो होगा ए गुड्स। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी द आइटम्स इंक्लूडेड इन द होल सेल प्राइस इंडेक्स बास्केट्स आर गुड्स। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हु डिक्लेयर्स द फाइनेंशियल एमरजेंसी इन द कंट्री। तो कौन डिक्लेयर करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसमें ऑप्शंस है ए फाइनेंस मिनिस्टर, बी लोकसभा स्पीकर, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या डी नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री इज डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी सी। इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इंडिकेट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो इसमें ऑप्शंस है ए रेवेन्यू डेफिसिट, बी फिस्कल डेफिसिट, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। तो फिस्कल डेफिसिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट करता है टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। तो फिस्कल डेफिसिट इज द राइट आंसर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक प्रपोज्ड अ 4-tier रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर, किसके लिए किया है। तो इसमें ऑप्शंस है ए पेमेंट बैंक, बी NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, सी स्मॉल फाइनेंस बैंक, या डी नन ऑफ दीज। तो रिज़र्व बैंक ने जो 4-tier रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो किया है NBFCs के लिए, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बी इज़ योर राइट आंसर, यानी NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ एस्टीमेट ऑफ इंडिया बाय इंडियाज़ रेटिंग एंड रिसर्च फॉर द फिस्कल 2019 to 2020। तो द लेटेस्ट ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ इंडिया बाय इंडिया रेटिंग रिसर्च फॉर द फिस्कल इज, तो इसका आंसर, तो इसमें ऑप्शंस है ए 6.70%, कितना है, बी 6.10%, सी 6.30%, या डी 6.14%। तो इसका राइट आंसर होगा बी 6.10%, यानी 6.10%। तो लेटेस्ट GDP ग्रोथ एस्टिमेट कितना है, 6.10 यानी 10% है, 6.10%।
तो आपका बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट इन इंडिया। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन फिक्स करती है फिक्स रेपो रेट और रेपो रेट इन इंडिया। तो इसमें ऑप्शंस है, ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इंस्टीट्यूशन है वो फिक्स करती है वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिज़र्व रेपो रेट इन इंडिया। दोनों ही रेट जो है कौन फिक्स करता है, RBI। तो आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रू RBI। तो सी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स किसके एग्जांपल्स हैं। ए फिक्स्ड एसेट्स के, बी करंट एसेट्स के, सी इंटेंजिबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट आर एग्जाम्पल ऑफ किसके एग्जाम्पल हैं ये तीनों। ए फिक्स्ड एसेट्स के, बी करंट एसेट्स के, सी इंटेंजिबल एसेट्स के, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के। तो आपका इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स। तो यानी कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हेन गुड्स आर टेकन फॉर योर ओन यूज़, तब हम क्या करेंगे। ए डेबिट ड्राइंग अकाउंट एंड क्रेडिट परचेज अकाउंट करेंगे, या बी डेबिट ड्राइंग अकाउंट या क्रेडिट परचेज अकाउंट क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, सी डेबिट सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेबिट ड्राइंग अकाउंट्स एंड क्रेडिट परचेज अकाउंट। तो आपका ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ योर राइट आंसर। व्हेन गुड्स आर टेकन फॉर योर ओन यूज़, अपनी यूज़ के लिए, तो हम क्या करेंगे, डेबिट ड्राइंग अकाउंट एंड क्रेडिट परचेज अकाउंट। तो ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ फिक्सटिशियस एसेट्स। इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं फिक्सटिशियस एसेट्स के। ए बिल्डिंग, बी बिल्स, सी लैंड, और डी एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसमें से फिक्सटिशियस एसेट्स का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि कौन सा है एग्जाम्पल, और सभी लोग ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच स्टेटमेंट शोज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा स्टेटमेंट शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की। तो इसका राइट आंसर होगा बैलेंस शीट। ये सभी को पता होगा इसका आंसर कि बैलेंस शीट से ही पता चलता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। बैलेंस शीट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो बैलेंस शीट शोज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में पूछा है, सैलरीज एंड वेजेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन द डेबिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैलरीज एंड वेजेस appearing in trial balance are shown A on the debit side of trading account, B on the debit side of profit and loss account,
सी ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सैलरी एंड वेजेस appearing in trial balance are shown on the debit side of profit and loss account। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो बी इज़ योर राइट आंसर, यानी ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसिप्ट एंड पेमेंट एज ए रियल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी कैश अकाउंट, या डी नन ऑफ दीज। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए रियल अकाउंट में। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो रियल अकाउंट आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट इज़ अ रियल अकाउंट, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट इज़ अ रियल अकाउंट, तो ए राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फेवरेबल बैलेंस। तो इनमें से फेवरेबल बैलेंस कौन सा होगा? ए क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, बी क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, सी डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, या डी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इज़ योर फेवरेबल बैलेंस। तो फेवरेबल बैलेंस इज़ व्हाट? क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि फुल फॉर्म क्या होता है गैप, यानी GAAP। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है अकाउंटिंग्स में और बहुत लोगों को पता भी होगा इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, ए गुड्स अकाउंटिंग एक्शन परफॉर्मा, बी जर्नल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रोग्राम, सी जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो फुल फॉर्म होता है गैप यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ द राइट आंसर। तो सी इज़ द राइट आंसर। फुल फॉर्म होता है इसका जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ गैप। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन विच साइड। कौन सी साइड में शो करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस? ए असेट साइड, बी लाइबिलिटी साइड, बी दोनों ही साइड्स में, या डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो शो होते हैं असेट साइड्स में। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन असेट साइड। तो ए इज़ योर राइट आंसर। असेट साइड में होते हैं शोन, इसमें ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हु इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। तो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी कौन है? ए मैक्स वेबर, बी फ्रैंक ग्लिबरेट, सी हेनरी फेयोल, या डी हेनरी गेंट। तो जो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के हैं, बहुत ही फेमस है ये थ्योरी, उसके फादर हैं हेनरी फेयोल। तो आपका सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हेनरी फेयोल इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। तो सी इज़ द राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी किसे कहा जाता है? हेनरी फेयोल को। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ थंब मीन्स ए यूज़ ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इश्यूज़, सी अडॉप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। तो इसमें रूल ऑफ थंब का मतलब होगा दोनों ही, बोथ ए एंड बी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूज़ ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इशू, ये भी करेक्ट है, और अडॉप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। तो दोनों ही आपके रूल ऑफ थंब को डिनोट करते हैं, यानी रिफर्स टू बोथ द टर्म्स। तो पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इशू भी, और अडॉप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स मतलब होते हैं रूल ऑफ थंब। तो दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन घुमा देते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और मतलब अच्छे से अपना जो है ऑप्शंस आपको आते होंगे वही ही आप करिएगा, मतलब श्योर रहिएगा अपने ऑप्शंस में, कॉन्फिडेंट रहिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शन एक जैसे भी कर देते हैं सिमिलर, तो सारे ही सही लगने लगते हैं। बट जो आंसर आपको याद हो गया, आपको समझ में सही लगेगा, उसे ही टिक करिएगा, जो आपको रिमाइंड होगा वही आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग्स है, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग्स भी क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, और जिसमें मैंने दे रखा है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग है। तो इसमें बताना है कि क्या प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है और डायरेक्टिंग क्या है। तो एक तरफ ये ऑप्शंस हैं, और लिस्ट 2 में जो है इसमें ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है और डायरेक्टिंग क्या होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। प्लानिंग मीन्स व्हाट एंड हाउ एंड व्हेन इज़ टू बी डन, वो आपका क्या हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा। हम प्लान करते हैं तो उसी अकॉर्डिंग करते हैं ना, व्हेन, हाउ, व्हेन इट इज़ टू बी डन। सो प्लानिंग का मतलब ये हो गया। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग क्या करते हैं हम, टू कंट्रोल ऑल रिक्रूटमेंट एंड पर्सनल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। उसके बाद स्टाफिंग क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेटिंग फिजिकल, ह्यूमन एंड मॉनेटरी रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट प्लान। तो ये आपका स्टाफिंग में आ जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन लिखा हुआ है इसमें, डायरेक्टिंग में आ जाएगा, ये डायरेक्शन देना तो मतलब डायरेक्टिंग। तो इसके अंदर लीडरशिप वगैरह, मोटिवेशन, सुपरविजन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ए इज़ द राइट आंसर। मैं इसमें टिक भी लगा देती हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें ऑप्शंस अगर आपको एक भी मतलब लगते हैं कि हाँ मैच कर रहे हैं सामने वाले से, तो कभी भी आप जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं 1 2 3 4, इसमें से मैच करके देखिएगा। जैसे एलिमिनेट करते हैं हम ऑप्शंस को कि 2 अगर मैच कर रहे हैं सामने वाली लिस्ट से, जैसे लिस्ट 1 में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग दे रखा है, तो अगर यहाँ से प्लानिंग आपको वहाँ लग रहा है मैच कर रहा है, तो आप यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं 1 1, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से ही कोई एक होगा। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपका टाइम भी बच जाता है और आपका क्वेश्चन भी इजीली हो जाता है। तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन अ स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन द पावर ऑफ द कमांड रिमेन्स विद ए स्टाफ अथॉरिटी, बी सेंट्रल अथॉरिटी, सी लाइन अथॉरिटी, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, लाइन अथॉरिटी। यानी इन अ स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन द पावर ऑफ द कमांड किस में होती है, लाइन अथॉरिटी पे होती है। तो आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। तो लाइन अथॉरिटी इज़ योर राइट आंसर। द पावर ऑफ कमांड रिमेन्स विद लाइन अथॉरिटी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इफ़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द
लास्ट कंज्यूम्ड इज़ पॉजिटिव देन द टोटल यूटिलिटी विल बी, कितनी होगी, मतलब क्या होगी इसमें, ए डिक्रीजिंग, बी नेगेटिव, सी ज़ीरो या डी इंक्रीजिंग. सो इफ़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट कंज्यूम्ड इज़ पॉजिटिव देन द टोटल विल बी इंक्रीजिंग, बढ़ेगी. तो इंक्रीजिंग इज़ द राइट आंसर. तो इसमें डी आपका राइट आंसर हो जाएगा. द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट कंज्यूम्ड इज़ पॉजिटिव देन द टोटल यूटिलिटी विल बी इंक्रीजिंग. तो आपका डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो इसमें पूछा है कि इफ़ द प्राइस विच द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे इज़ मोर देन द प्राइस विच द कंज्यूमर एक्चुअली द कंज्यूमर. तो इसमें मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ. इफ़ द प्राइस विच द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे मोर देन द प्राइस द कंज्यूमर एक्चुअली पेज, तो द कंज्यूमर इज़ इन ए सरप्लस, बी लॉस, सी इक्विलिब्रियम या डी इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज. तो इफ़ द प्राइस विच द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे अगर मोर देन होगा, ज़्यादा होगा, तो द कंज्यूमर इज़ इन सरप्लस. तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें. तो सरप्लस इज़ द राइट आंसर. तो ए इज़ योर राइट आंसर. सरप्लस आपका राइट आंसर हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. कौन सी नहीं है इसमें, ये पूछा है. नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कौन सी नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी में कंट्रोल इन्फ्लेशन करने के लिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का. तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं. ए बैंक रेट, बी टैक्सेशन, सी रेपो रेट या डी मार्जिन रिक्वायरमेंट. तो इसमें से कौन सा नहीं है, टैक्सेशन नहीं है. तो बी इज़ द राइट आंसर. टैक्सेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, तो वो मॉनेटरी का नहीं है. तो टैक्सेशन किसका है, फिस्कल पॉलिसी का है, मॉनेटरी का नहीं है. तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टैक्सेशन, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है मॉनेटरी का. तो मॉनेटरी का कौन सा नहीं है, टैक्सेशन नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन जो है वो किसका है, फिस्कल पॉलिसी का है. तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी. तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें पूछा है कि नेट लॉसेस अकर्स व्हेन, जब एक्सपेंसेस आर लेस देन इनकम, बी एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम, सी व्हेन बोथ आर इक्वल, जब दोनों एक्सपेंसेस और इनकम दोनों ही इक्वल होंगे, या डी नन ऑफ दीज. तो नेट लॉसेस अकर होता है जब एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम, इनकम से ज़्यादा हो, क्या हो, एक्सपेंसेस हो. तो हमारा क्या होता है, नेट लॉसेस. तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी. तो नेट लॉसेस अकर्स व्हेन एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम. तो बी इज़ योर राइट आंसर. तो इसमें क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बुक कीपिंग कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ए एनालिसिस, बी ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सी रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डी नन ऑफ दीज. तो इसमें बुक कीपिंग कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या करती है, रिकॉर्ड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा. तो बुक कीपिंग कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द राइट आंसर. उसका राइट आंसर हो जाएगा सी. सी इज़ योर राइट आंसर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है एन एंट्री विथ मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट is known as A compound entry, B single entry, C multiple entry या D double entry.
तो व्हेन एंट्री इज़ मोर देन 1 डेबिट और क्रेडिट साइड इज़ नोन एज कंपाउंड एंट्री। तो इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, और आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से दीजिएगा एग्ज़ाम और चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, और सारे क्वेश्चंस मतलब अटेम्प्ट करने हैं आपको, और सारी एक एक चीज़ें अच्छे से समझ के ऑप्शंस को टिक करिएगा। और अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि जो भी क्वेश्चंस आपके आए हमारे, मतलब जो हमने जो भी वीडियोस में देखे हैं आपने, वो उसमें से कुछ भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आए हो या कुछ भी आपको याद हो तो आप प्लीज़ मेल ज़रूर करिएगा हमें। और बाकी आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बस दैट्स इट। बाय गाइस, टेक केयर।